हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के इंट्रोडक्शन की। तो लेसन नंबर 4 की शुरुआत हम इस वीडियो से करने वाले हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो मेन वर्ड अगर मैं आज की चैप्टर के लिए बोलूं या फिर वीडियो के लिए बोलूं तो वो हो सकता है हमारा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी को। और खासकर आखिरी में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे इस वीडियो के। इंट्रोडक्शनल वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो स्किप करेगा हो सकता है इसके बाकी जो कंसेप्ट इस चैप्टर के वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और इस कंप्लीट चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है, पहले समझते हैं इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन चीजें जो हैं इस कंप्लीट चैप्टर में हमें स्टडी करनी है। तो पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या आया, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस एंड पॉपुलेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो पहले समझते हैं सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है और पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो सिंपल सी बात है, स्टैट्स में पॉपुलेशन किसको बोलते हैं कि वो लोग, वो ऑब्जेक्ट, वो आइटम्स जिसको लेके मुझे डाटा कलेक्ट करना है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोल के चलते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ सैंपल स्पेस की, तो जब हम पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। जैसे मान लो पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ी है, आइटम्स बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं जिन पे हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो कई बार वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड बन जाता है ना, जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है, कॉस्ट लगती है, लोग बहुत ज्यादा लगते हैं। तो ऐसे केसेस में ना हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं सैंपल स्पेस को प्रेफर देते हैं। और सैंपल स्पेस ज्यादातर किस तरीके से जाती है, प्रोबेबिलिटी के मेथड से। यानी कि सैंपल स्पेस जो वर्ड है इसका मतलब भी किससे आता है, प्रोबेबिलिटी से। यानी कि हम जो है वो सैंपल किसी को भी तो चूज नहीं कर लेंगे, हम कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग रखेंगे कि हर एक पर्सन के आने की जो चांसेस हैं वो क्या हो, इक्वल हो, ताकि जो सैंपल है वो क्या हो, बायस ना हो, अच्छे तरीके से सैंपल है। और इसके लिए हमने अलग अलग मेथड डिस्कस भी किए थे पिछले चैप्टर्स में कि सैंपल जो है किस किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टू कॉम्प्रिहेंड द नीड फॉर द कंसेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस एंड पॉपुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर हमें समझना पड़ेगा कि भाई सैंपल वर्ड का और पॉपुलेशन वर्ड का मतलब क्या है। अगर हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो अब तक मैंने डाटा की बात समझा ली, अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। उस केस में सैंपल स्पेस का मतलब क्या है और पॉपुलेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है। तीसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझना होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। किसके कॉन्टेक्स्ट में, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। कि हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो ये तीन हो गए लर्निंग ऑब्जेक्टिव। चौथा हमारे पास यहाँ पे क्या है, टू विजुअलाइज द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ एंड अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझनी है, ठीक है। दूसरा जो एप्लीकेशंस है, किस किस जगह पे हम जो है प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। अरे देखो, प्रोबेबिलिटी कैसा चैप्टर है जिसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा है ना। जैसे गैम्बलिंग जो करने लोग जाते हैं या फिर जो लोग जुआ खेलते हैं वो भी यूज करते हैं इस मेथड को कि हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हारने की क्या होगी, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करते हैं। या फिर प्रोबेबिलिटी का यूज जो है बहुत सारी पॉजिटिव डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्हें वेदर फोरकास्ट करना है कि कल बारिश होने के कितने % चांसेस हैं या फिर कितने % चांसेस नहीं है। वो सब क्या होती है, प्रोबेबिलिटी तो होती है, ठीक है। तो बहुत से डिपार्टमेंट्स में ना हम जो है प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हम किसी टाइप की सर्जरी करवाने गए किसी हॉस्पिटल में, तो भाई पिछले डाटा के बेस पे हम जो है ना ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने % चांसेस हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है, या फिर कितने % चांसेस हैं कि वो ऑपरेशन जो है फेलियर साबित होगा। जैसे सपोज करो, जैसे कई बार क्या होता है कुछ क्रिटिकल सर्जरीज होती हैं जहाँ पे हमने ये सुना है कि भाई हम लोग ये बोलते हैं कि इस पर्सन के बचने के चांसेस जो है ना वो सिर्फ कितने हैं, हमारे पास 1% है। यानी कि अगर 100 पेशेंट उस सर्जरी से गुजर रहा है तो सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो सर्जरी से क्या होंगे, मतलब सिर्फ 1% जो है वो उसमें से बाहर आ पाएगा, बाकी 99 क्या हो सकते हैं उस सर्जरी में उनकी डेथ ही हुई है, ठीक है। तो ऐसे कैसे बातें हैं, किसी के सक्सेसफुल होने चांस 10% भी होते हैं, 20% भी होते हैं, 30% भी होते हैं। वो सब किसके बेस पे होते हैं, पास्ट डाटा रिकॉर्ड के बेस पे। यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात जो है ना वो हम स्टैट्स से अलग करके देख नहीं सकते, स्टैट्स के साथ साथ ही हमें करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो वो हमारे पास क्या हो गया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस चीज के, प्रोबेबिलिटी के। पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या आया, टू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सैंपल स्पेस। हमें सैंपल स्पेस में, वो मैं समझाऊंगा भी होता क्या है, ठीक है।
है, इवेंट्स में और सैंपल पॉइंट्स में और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है, डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए। वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जब मैं आपको समझाऊंगा कि सारी चीजें होती क्या है। इसके बाद 6th पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, टू गेट फेमिलराइज्ड विद द टेक्निक ऑफ वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम समझना होगा, इट्स यूसेज, उसके यूसेज को समझना होगा, और डिफाइनिंग इवेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स। 7th पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। यही नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जो मैं पढ़ाऊंगा और डिस्कस करता चलूंगा। एंड वेरियस ऑपरेशंस टू कॉम्प्रीहेंड द वर्किंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, और वो ऑपरेशन समझने होंगे कि किस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो काम करती है, ठीक है। इस कंप्लीट चीजों, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट। चलो फिर आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अब हम समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले मैं वर्ड डिफाइन करता हूँ, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो ये हमने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चलेगी, प्रोबेबिलिटी। इस वर्ड का मतलब समझते हैं। अब यहाँ से होता हमारा मेन टॉपिक चालू, क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि हमें कौन कौन चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, वो हम इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो मैं हमेशा बताता आया हूँ ताकि आपको पता रहे कि इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, मतलब हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी को। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल से क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या है। जैसे कि भाई संडे के बाद मंडे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप बोलोगे भैया 100% श्योर है कि भाई संडे के बाद मंडे ही आता है तो मंडे ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। तो मैं समझाता चलूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आने वाले टाइम में, ठीक है, जो भी इवेंट होगा पास डाटा के रिकॉर्ड के बेस पे उसके होने के चांसेस क्या हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, किसी भी इवेंट होने के चांसेस। इसलिए अब पहला काम क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ये हमारा बना सिंपल सा फॉर्मूला किस चीज का, प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब बात है फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, टोटल आउटकम का मतलब क्या है। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या है कि जो हमारे फेवर में है उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। टोटल यानी कि जो टोटल सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट आए हैं, ठीक है, वो सब कैसे डिफाइन करेंगे अभी सबको समझाऊंगा, ठीक है। अब पहले समझते हैं एक और चीज कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। 0 से लेके 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है। अब 0 किस में, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका होना असंभव होता है, यानी कि इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। कुछ ऐसे इवेंट भी होते हैं जो बिल्कुल श्योर हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 1 तारीख के बाद 2 तारीख आएगी, संडे के बाद मंडे आएगा, जनवरी के बाद फरवरी आएगी। ये श्योर इवेंट है जिनका होना फिक्स है, निश्चित है, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 भी होती है। और बाकी हर एक केस में प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो हमने एक सिक्का उछाला, तो अगर सिक्का उछालेंगे तो भाई सिक्के पे 2 ही पहलू होते हैं, है ना। अगर हमने कोइन टॉस किया है तो या तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। जो ये हेड और टेल का जो मैंने ग्रुप बनाया ना, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या दोगे, भैया हेड तो इनमें से एक ही है, यानी कि फेवर में कौन है हमारे, सिर्फ हेड, और टोटल कितने हैं, 2, तो 1/2। और मैं पूछूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी 1/2, है ना, क्योंकि टेल भी एक ही है और टोटल में 2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो यही सिक्का मैंने 2 बार उछाला होता तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनते, 4 बातें कैसे पता, एक तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने का कोइन के केस में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और जहां पे n का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, यानी कि मैंने वो काम किया है। सिक्का उछाला था, 1 बार 2 की पावर 1, 2 आ गया, ठीक है। सिक्का 2 बार उछाला, 2 की पावर 2, 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये बनेंगे 4 सैंपल स्पेस। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आए, हेड टेल, फिर हो सकता है टेल हेड आ जाए तो टेल हेड, और फिर क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो ये 4 बनेंगे हमारे। यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बोथ मतलब दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोल दोगे भैया 1/4 की फेवर में सिर्फ 1 है, अपॉन में 4 है। मैं आपसे पूछूं 1 बार हेड और 1 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई 2 बार हुआ है ऐसा काम। जब 1 बार हेड आया 1 बार टेल आया तो 2 बार हुआ है, तो 2/4 यानी कि 1/2। और मैं बोलूँ कि दोनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप क्या बोल दोगे, 1/4, है ना। तो इस तरीके से जो ना ये सारे जो है ना, ये सारे जो एलिमेंट है जो एक ब्रैकेट में बंद है, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस का सेट। तो उम्मीद आपको पता लग गया सैंपल स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है।
अगर वहीं पे मैं बात कर रहा हूं एक एक इवेंट की अलग से कि भाई दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार हेड एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जब भी हम किसी सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर, तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये लिखा होता है ना, यहाँ पे सैंपल पॉइंट या फिर इवेंट। ठीक है, सैंपल पॉइंट या फिर इवेंट। जैसे मैंने आपसे पूछा कि दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये एक इवेंट है जो हुआ है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो हमने एक सिक्का उछाला, ठीक है, सिक्का उछालते हैं, सिक्का रोल किया, अब सिक्का बोल रहा हूँ, सॉरी, डाइस रोल किया, तो डाइस पे रोल करने का मतलब क्या है कि डाइस पे कुछ चीज़ आ सकती है, जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। मैं अगर आपसे पूछूं कि डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 फेवर में सिर्फ एक ही है, तो 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6 ही होगी, 2/6 मत बोलना, 1/6। क्यों 1/6? क्योंकि 2 तो भाई एक ही नंबर है ना, तो 1 अपॉन टोटल में रहेगी 6। 3 आने की वो भी 1/6, 4 आने की वो भी 1/6, ऐसे ही 5 और 6 के आने की भी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कौन सी है, अब अगर कई बच्चों को पता नहीं होगा भैया ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं भाई ये 3 जो 2 की टेबल में नहीं आते, यानी कि 1, 3 और 5, तो 3/6 इसका आंसर हो जाएगा। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 3/6। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो परफॉर्म होता है, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं किसी भी इवेंट की, मैंने आपको निकालने भी सिखा दी। ठीक है, कुछ इवेंट्स के बारे में बात कर लिया, सैंपल स्पेस समझा दिया, फेवरेबल आउटकम समझा दिया क्या होता है, टोटल आउटकम समझा दिया। अब कुछ चीज़ आते हैं इंट्रोडक्शन पे वापस अपने, फिर इसको इरेज करके और भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, तो फेनोमेनन ऑफ प्रोबेबिलिटी इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रैंडमनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो फेनोमेनन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इंडिकेट करती है किसी भी इवेंट के होने मतलब एग्जिस्टेंस के चांसेस क्या है, अनसर्टेनिटी जो है वो किस लेवल की है, वो सब कहाँ पे आती है, प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आती है। Whenever we face a situation, जब भी हम एक सिचुएशन फेस करते हैं in which there is more than one possible outcome, जब हमारे पास क्या हो, more than one possible outcome हो, यानी कि एक possible outcome से ज़्यादा हो, that can occur, concept of probability renders a technique। तो जो concept है किसकी, concept of probability renders a technique, वो टेक्निक की तरह काम करती है for quantifying, ठीक है, मतलब कितनी क्वांटिटी है, the chances और likelihood, और कितने उस चीज़ से मिलते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी इवेंट पे, जैसे मैं बात करूं कि इस जो हमने एक डाई को रोल किया था 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 1 सिर्फ एक ही नंबर था। जब मैंने बात करी ओड नंबर की तो वहां पे 3 आए ना भाई, 1, 3, 5, 5, यानी कि हम जो है वो डिपेंड करता है इवेंट पे कि सैंपल स्पेस में से एक एलिमेंट आएगा या एक से फालतू एलिमेंट आएंगे, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो डिपेंड करता है कि चांसेस पे और लाइकलीहुड पे, जैसे कितने हैं एसोसिएटेड विद द एवरी पॉसिबल आउटकम। अब आता है हमारा सैंपल एंड पॉपुलेशन, इसकी बात हम वैसे पहले भी कर चुके हैं, अब एक फटाफट प्रोबेबिलिटी केस में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डाटा। तो स्टैट्स का काम क्या होता है, एक तो डाटा को ऑर्गेनाइज करना और समराइज करना, ठीक है, और फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स, ताकि हम कंक्लूजन्स बना सके बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी डाटा की फॉर्म में। एंड इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट, अब एक इन्वेस्टिगेशन हो और एक्सपेरिमेंट हो दैट रिजल्ट इन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे हम क्या लेते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे हम ये बात सेट के लिए बोलते हैं, जिन्होंने क्लास 11th में सेट पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा कि जो सेट है वो सिर्फ ऐसे कलेक्शन लेता है जो वेल डिफाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डाई रोल किया तो डाई पे 1 2 3 4 5 6 होता है, क्या डाई पे मैं 7 भी ले सकता हूँ, क्या मैं 8 भी ले सकता हूँ, नहीं। हाँ, अगर किसी ने एक अलग तरह का डाई यूज किया है जिसपे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, कुछ अलग नंबर लिखे हुए हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर हम नॉर्मल डाई की बात करते हैं तो नॉर्मल डाई पे 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। अब कोई मुझसे करेगा तो नहीं भाई इसमें 7 भी डाल दो, इसमें 8 भी डाल दो। अब इसी में बात करें, अब जब मैंने 2 सिक्के उठा लिए थे तो उसके मैंने सैंपल्स पे सीए लिखे थे, अब कोई थोड़ा बोले इसमें ट्रिपल एच डाल दो, ट्रिपल एच क्यों आएगा भाई, सिक्का तो 2 ही बार उछला है, ट्रिपल एच तो 3 वाले केस में आएगा, ठीक है। तो वो चीज है, इसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि भाई जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी ना कर पाए, मुझसे लड़ा ना सके, जिसपे जो मैंने लिख दिया वो फाइनल है। अब यहाँ देखो, कंस्टिट्यूट्स व्हाट इज नोन एज पॉपुलेशन, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोल के चलते हैं। अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन हम बात करते हैं एक सबसेट, वो भी किसका, पॉपुलेशन का, इज कंसीडर्ड एज सैंपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोल के चलते हैं। अ सैंपल इज सिलेक्टेड इन सम प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और जो सैंपल है वो हम किसी ना किसी अलग तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल के चलते हैं। सैंपल इज अ मीन्स टू
एन एंड रेदर देन द एंड ऑफ इटसेल्फ। तो सैंपल एक तरीका होता है कुछ भी यहाँ पे निकालने का, कुछ भी मतलब एक तरीका होता है जिसके तरीके से हम जो चीजें हैं वो निकालते हैं, ठीक है। द टेक्निक फॉर जनरलाइजिंग फ्रॉम अ सैंपल टू अ पॉपुलेशन गैदर्ड विद इन द ब्रांच ऑफ आर डिसिप्लिन कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, द टेक्निक फ्रॉम जनरलाइजिंग फ्रॉम अ सैंपल टू पॉपुलेशन। अगर हमें सैंपल से वापस पॉपुलेशन तक रीच करना है तो जो वो मेथड होता है स्टैट्स के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यानी कि जब आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। ध्यान रखना, यानी कि हमने डिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो पॉपुलेशन की सैंपल की तरफ जाने के लिए उसके लिए हम यूज करते हैं डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो भी ध्यान रखना एक वर्ड, ठीक है। अब आता है हमारे पास कुछ चीजें, अब उसको थोड़ा डीप में समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक मैंने आपको थ्योरी समझा दी है, बाकी मैंने जो मेन चीज समझानी थी वो मैंने वैसे भी समझा दिया है, एक्सपेरिमेंट करके भी समझा दी चीजों को। अब सारी मेन चीजें चालू होंगी, ठीक है। उससे पहले मैं 1 मिनट का वक्त लूंगा, इन सबको मैं इरेज करते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए और भी चीजों को समझने के लिए अच्छे तरीके से। यहाँ तक जिसको भी उतारना थ्योरेटिकल, जो भी ये ब्लैक मार्कर तक यहाँ तक लिखा हुआ है सब उतार लेना, उसके बाद मैं इसे इरेज कर देता हूँ इसे। चलो फिर और आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अगला जो हमें टू स्टडी करना है उसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिकल और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो बस इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भैया स्टैटिस्टिकल और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का यहाँ पे मतलब क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब हम रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे भी मैंने एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल आने की भी 1/2 होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछूँ आपसे, क्या ऐसा जरूरी है कि हुई कि जब मैं 2 बार सिक्का उछाल दूँ तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा? कभी करके देख लेना, आपने सिक्का 2 बार उछाला तो आप देखोगे कि एक बार हेड आएगा, बटेल आएगा, क्योंकि हम बोलते हैं 50% चांस है, तो एक बार हेड आना चाहिए, बटेल आना चाहिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों बारी हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बारी टेल आ जाए। कोइंसिडेंस तो ऐसा भी सकता है कि आपने 4 बार सिक्का उछाला, 4 बार हेड आ गया या फिर 4 बार टेल आ गया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बात यदि भैया फिर ये हम क्यों बोलते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम होती है? इस कंक्लूजन के हिसाब से तो अगर हम 4 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 2 बार हेड आना चाहिए, 2 बार टेल आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हम इसे लॉन्ग टर्म में, मतलब जो इकोनॉमिस्ट थे या फिर जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने लॉन्ग टर्म में एक्सपेरिमेंट्स किए। मतलब उन्होंने सिक्के को 1000 बार उछाला, 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार उछाला। जब उन्होंने सिक्के को 1000 बार उछाला तो ऐसा हुआ, जरूरी नहीं है 1000 बार उछाला तो 500 बार हेड ही आएगा, एग्जैक्ट 500 बार टेल ही आएगा, नहीं। 490, 495 के आसपास हेड आ गया, ठीक है। जो बाकी बच गए 1000 में से उसमें टेल आ गया। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा टेल आ गया और 450 के आसपास, 485 के आसपास हेड आ गया, ठीक है। यानी कि जब हम लॉन्ग टर्म में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी पर ऑलमोस्ट 50% होती है। मतलब हो सकता है कि 55% टाइम्स जो है वो हेड आ गया हो और जो 45% टाइम है वो टेल आ गया हो। इसलिए मैं बोलते हैं कि सिक्के को उछालना एक इक्वली लाइकली आउटकम होता है, यानी कि दोनों के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, हेड के आने के चांस भी इक्वल होते हैं और टेल के आने के चांसेस क्या होंगे, इक्वल होते हैं। और इसी को मैं क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आया, सैंपल पॉइंट और इवेंट समझा चुका हूं ऑलरेडी कि जब हम किसी भी सैंपल स्पेस में किसी एक सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं या फिर इवेंट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाई को रोल किया, उस केस में 1 का आना एक इवेंट है, ठीक है। वो भी कैसा है, सैंपल पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही वहां से बाहर आएगा। फिर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ट्रायल एंड इवेंट्स, जिसकी बात मैं कर ही चुका हूँ कि ट्रायल कर करके हमने इवेंट्स बनाए हैं, ठीक है। हम जो बात बोल देते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वो लॉन्ग टर्म में ट्रायल कर करके बनाए गए हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में बात करनी है हमें। चलो कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट की बात कर लेते हैं। पहले मैं 2 तो समझाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, 2 समझाता हूँ। पहले कौन से 2 है वो, एक तो होता है, एक को ऐड कर लो, एक तो होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट का सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल इवेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि जब पूरे सैंपल स्पेस में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट बोलते हैं। सिर्फ एक आएगा, जैसे कि डाइस को रोल किया, उस पर 2 का आना या फिर 3 का आना या फिर 4 का आना, उसको हम सिंपल इवेंट के तौर पर बोल के चलेंगे। एक होता है कंपाउंड इवेंट, वो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। कंपाउंड का सिंपल मतलब क्या होता है, ज्यादा, है ना। तो जब एक से फालतू, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी इवन नंबर का आना, तो इवन नंबर में डाइस पे 2 भी आ सकता है, 4 भी और 6 भी, तो 3 आए ना भाई यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। ओड नंबर का आना 1, 3, 5, ये भी क्या है, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। अब समझते हैं बाकी के इवेंट। बाकी क्या हो गए, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप 2 ऐसे इवेंट बनाओ जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। समझाऊंगा अभी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो डाइस को रोल किया, अब डाइस पे 1 आया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/6, मतलब 1 आया तो उसका क्या है, एक ही तो बनेगा सैंपल स्पेस। और हम बोल लूँ 1 नहीं आया, अब 1 नहीं आया तो बाकी किसी में से कुछ बन सकता है, यानी कि 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ बन सकता है। तो मैंने एक इवेंट बनाया ये, इसको नाम दे देते हैं हम ए का। एक इवेंट बनाया ए, एक इवेंट बनाया बी। ए इवेंट है 1 का आना, बी इवेंट है 1 का ना आना, नहीं कि बाकी कोई भी आ सकता है। तो अगर आप इन दोनों को देखो, इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर मैं इनको मिलाऊंगा ना, पूरा का पूरा सेट तैयार हो जाएगा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। यहाँ से आपको एग्जॉस्टिव क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं कि भैया इनको एक और चीज बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सिंपल सा मतलब क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दो सेट ऐसे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट बोल के चलते हैं। जैसे 1 और इन बाकी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं फेवरेबल इवेंट्स की, तो फेवरेबल इवेंट की सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या होता है फेवरेबल इवेंट का, कि कौन सा इवेंट हमारे फेवर में है। जैसे मैंने ऊपर समझाया भी था आप लोगों को, जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जिसमें हमने समझाया कि अगर आपने एक बार एक सिक्के को उछाला है, टॉस किया है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो हेड हमारे क्या है फेवर में है, टोटल में कितने हो गए 2 हो गए 1/2। सेम ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स। फिर आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, दो ऐसे इवेंट जिनके होने के चांसेस इक्वल हो। फॉर एग्जांपल एक बेबी बोर्न हुआ, ठीक है, ये भी क्या है इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि वो बॉय भी हो सकता है और वो गर्ल भी हो सकती है, हो सकता है ना भाई, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया एक इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें। जैसे मान लो आज आप देखोगे, जैसे मैंने ऊपर बात की ट्रायल्स की, तो अगर आप देखो तो हमारे आसपास जो डाइवर्सिटी है हो सकता है उसमें बॉयज ज़्यादा हों, कई बार गर्ल्स, ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे गर्ल्स की डेंसिटी एज कम्पेयर टू बॉयज़ की डेंसिटी से कम है। लेकिन क्या हम फ्री बोल सकते हैं कि इक्वली आउटकम नहीं है? नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट बराबर बराबर है ना। तो वो चीज़ हो गई। तो इसको मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट्स। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या आता है इंडिपेंडेंट, अच्छा इंडिपेंडेंट लिखना था ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्पेलिंग ठीक करें ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है कि जब किसी एक इवेंट के होने का प्रभाव दूसरे इवेंट पे ना पड़े, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं एक ऑफलाइन सेंटर चला रहा हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे एक सुंदर सी कन्या आती है, ठीक है। अब मान लो कि उसको देख के उसका एक खास दोस्त भी आता हो, है ना, और एक दिन सुंदर कन्या एब्सेंट हो जाए, उसके साथ वो खास दोस्त भी एब्सेंट हो जाए, क्या पता दोनों ही बाहर कहीं घूमने गए हुए हो, है ना भाई, हो सकता है ना ऐसा। तो इसी को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक का आना दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका थोड़ा सा एक और बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हैं, वो एक ही बाइक से आते हैं, है ना, उन्हें पैदल बिल्कुल चलना पसंद नहीं है। अब बाइक मान लो किसी एक दोस्त की है, अब जिस दिन वो बाइक वाला दोस्त भी नहीं आया, उस दिन वो दूसरा दोस्त भी नहीं आएगा, है ना। बोले भाई पैदल तो हम भी नहीं आ सकते, तो हम भी ट्यूशन नहीं जाएंगे, हम भी बंक मार लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो जब किसी एक इवेंट का होना किसी दूसरे इवेंट के होने पे डिपेंड करता हो, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। और अगर डिपेंड ना करता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो आपको सारी चीजें समझा दी मैंने, अब कुछ चीजें और समझनी बाकी हैं, वो भी समझ लेते हैं। पहली बात तो क्या कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। दोनों का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे समझते हैं कि दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/4। अब मैं बोलूँ एक बार भी हेड नहीं आया होगा, ठीक है, तो दोनों पर हेड आने की पर नहीं, इसकी 1 नहीं बैठेगी। अभी देखो सुनो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल अभी नहीं रखते, क्योंकि इसके लिए मेरे को और भी चीज़ समझानी पड़ेगी आपको पहले, ठीक है। पहले ही समझते हैं 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6। मैं बोलूँ 1 नहीं आया, अब 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। अब 1 नहीं आया, इसका मतलब डाइस तो रोल हुआ है, इसका मतलब बाकी पांचों में से कोई भी नंबर सकता है, तो 5/6। अब दोनों का सम कर लो आप एक बार, सम करना आपको आता ही होगा। 1/6 प्लस 5/6, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले इनके ऐड हो जाएंगे, 1 + 5 क्या हो जाएगा 6/6 1 हो जाएगा।
अगर मैं आपको बोलूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है अगर सिक्के को ऊपर चलाए तो, और हेड ना आने की, और भाई हेड नहीं आएगा तो क्या होगा, टेल आया होगा, तो वो भी 1/2 ही तो होती है। दोनों को ऐड कर लो 1 बन जाएगा। तो ये हो गया कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि किसी इवेंट का होना उसी इवेंट का ना होना दोनों का सम 1 होता है। तो बात है इस फॉर्मूले का यूज क्या है भाई, इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अगर ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को इस फॉर्मूले के बेस पे। मान लो एक सिक्का जो है 3 बार उछाला गया है। अब एक सिक्का 3 बार उछला है तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 8। कैसे, फॉर्मूला लिखवाया था कहीं पे, देखो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है 2 की पावर n, सिक्के के केस में। क्यों यहाँ पे 2 क्यों आएगा, क्योंकि सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। n का मतलब क्या है, कितने बार उसे उछाला गया है, तो 2 की पावर 3, 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। तो 8 में हो सकता है भाई, पहले ही कर लेना, 4 बार हेड आ गया और 4 बार टेल आ गया, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ये हो गया हमारे पास टोटल मिला के सारे सैंपल स्पेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो है तीनों बार हेड आया है, ठीक है, अब तीनों बार हेड आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोल दोगे भैया ये तो 1/8 है, क्योंकि एक ही सैंपल स्पेसिस का 1/8 है। ठीक है, तीनों बार हेड आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है। और मैं अगर इसका उल्टा लिखना चाहूँ, जो मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था, इसका उल्टा लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँ यहाँ पे कि भाई तीनों बार हेड आया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का केस बताओ, एटलीस्ट 1 टेल। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब भी समझ लेते हैं। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कम से कम 1 टेल। ठीक है, अरे इसे अलग क्यों कर दिया, हाँ एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, कि कम से कम 1 टेल आना चाहिए। तो इसमें 1 टेल वाला केस भी आएगा, 2 टेल वाले भी आएंगे, 3 टेल वाला भी आएगा, है ना। तो इसमें देखो 1 टेल यानी कि ये वाला केस भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कम से कम 1 टेल आना चाहिए, और 1 टेल से फालतू आएगा तो भी अच्छी बात है, तो तुम्हारे फेवर में ही है 1 टेल। ठीक है, 1 टेल वाला केस, 2 टेल वाले केस, 1 टेल, 2 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 7 के 7 केस आएंगे, 7/8 हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको ये समझूँ थोड़ा सा और ध्यान समझो, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आना चाहिए। इसमें कौन सा केस नहीं आएगा जहाँ पे एक बार भी टेल ना आया हो, यानी कि ये वाला केस। तो मैं डायरेक्टली तो कर सकता था कि ये निकाल लेता, ठीक है, कि तीनों बार हटाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, इसको 1 में से माइनस कर देता, क्योंकि ये नहीं चाहिए ना हमें, तो इसको 1 में से माइनस कर दो, 7/8 डायरेक्ट होता फॉर्मूले से आंसर। इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओ। क्योंकि कई बार जो है ना ये निकालना, ये काउंट करना मुश्किल होता है। सपोज कर तो 8 ही सैंपल स्पेस बन रहे थे, अगर मैं सिक्का 4 बार उछालता, 5 बार उछालता, और ज़्यादा सैंपल स्पेस बनते, तो ऐसे केस में ना जो वाला मेथड ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिक्का 4 बार उछला है तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, आप तुरंत निकाल लोगे, 2 की पावर 4, 16, तरीका सिखा ही रखा है 16। उसमें से 4 हेड वाला केस कौन सा बनेगा, सिर्फ 1 बनेगा, यानी कि 1/16। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटलीस्ट 1 टेल का केस बताओ, तो आपने देखा सिर्फ 1 केस बनेगा जहाँ पे एक बार भी टेल नहीं आएगा, हर बार हेड आएगा, तो उसको माइनस कर दो, 1/1 15/16 ऐसे केस बनेंगे जो हमारी फेवर में होंगे। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, ये होती है एक चीज। ठीक है, यानी कि बिना इतनी मेहनत करे आप सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा ना कार्ड्स की बात करते हैं, है ना। जुआ खेला आप लोगों ने बचपन में, नहीं खेला होगा ना, चलो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। कार्ड्स के बारे में नॉलेज थोड़ी कम होगी, खासकर लड़कियों को तो बहुत कम होगी, लड़कों को तो होगी, लड़कों ने कभी ना कभी तो जरूर खेला होगा, है ना, तो लड़कियों ने तो बहुत कम खेला होगा। अब यहाँ समझते हैं, थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर मैं कार्ड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई कार्ड्स समझ लेते हैं। तो कार्ड्स जो है ना, टोटल मिलाए कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल मिलाए कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं। अब ये 52 कार्ड है ना, आपके बीच में जोकर भी गिनना शुरू है, जोकर कार्ड का हिस्सा नहीं होता मेरे भाई, जोकर को उठा के रखो। कार्ड्स 52 होते हैं, 52 कार्ड में से, ठीक है, ऐसे दिखाऊंगा सिंपल तरीके से, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे कर लेते हैं, जब हमारे पास रंग बिरंगे मार्कर है ही, है ना, तो 1 मिनट वेट करना, तो वैसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो कार्ड्स तो टोटल मिलाए कितने हुए, 52। तो कार्ड्स तो मैंने कितने लिखे, 52 कार्ड्स लिखे। अब इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन से 2 हिस्से, 26 रेड, 26 रेड हो गई, और 26 हमारे पास क्या हो गए, ब्लैक कार्ड्स। अच्छा, इसलिए तो दिखाया था यार, जब मल्टीपल कलर है तो 26 ब्लैक, ठीक है। तो 26 ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। अब जो रेड कार्ड है उसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से 2 टाइप, रेड कार्ड में 2 हिस्से बनेंगे, 13 के ग्रुप बनेगा। 13 आएंगे हमारे पास किस में, हर्ट में, और 13 ही क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, डायमंड के पत्ते, डायमंड। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 26 ब्लैक हिस्से में, तो ब्लैक के भी 2 हिस्से बनेंगे। 2 हिस्से कौन कौन से,
13 तो आएगा हमारे पास यहाँ पे किसमें, क्लब में, ठीक है। और 13 कौन से आएंगे हमारे पास यहाँ पे, स्पेड में, स्पेड और क्लब, ठीक है। अगर पत्तों का डिजाइन थोड़ा सा बनाऊं तो थोड़ा देख लेना, है ना, ड्राइंग तो मेरी महावाहियात है। क्लब कुछ ऐसे दिखता है शायद, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन है। और एक स्पेड ऐसे बनता है शायद, ये, हाँ, यूं। और अगर हर्ट की बात कर लूँ तो हर्ट तो आप लोगों को पता ही है ना, बहुत बनाए आप लोगों ने इमोजीज वगैरह में, ठीक है, तो बताने की जरूरत है ही नहीं मुझे, तो फिर भी देख लेते हैं। हर्ट, ये रहे, एक हर्ट बन गया यहाँ पे, और डायमंड का पत्ता कुछ ऐसे दिखता है, जिसको हम ईंट का पत्ता ही बोल देते हैं, है ना। आप लोगों ने जब 9th में प्रोबेबिलिटी सीखी होगी, वहाँ पे आप लोगों को सीखा होगा, और 12th की प्रोबेबिलिटी जब भी आया ना, उसका बेसिक कंसेप्ट में कार्ड से कंसेप्ट में जरूर पढ़ा होगा, है ना। मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ कि आप लोग की याददाश्त कमजोर कहीं भूल गए होंगे। लड़के तो नहीं भूलते, वो तो खेलते रहते हैं, और तो खेलने वाले कहाँ भूल लेंगे कि कार्ड्स 52 है। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया, 26 रेड, 26 ब्लैक, रेड के 2 हिस्से 13 हर्ट, 13 डायमंड, ब्लैक के 2 हिस्से 13 क्लब, 13 स्पेड। और ये 13 पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं। ताश के पत्तों में सबसे पहला पता होता है एस का, इसको ताश के पत्तों में कभी वन नहीं होता, एस होता है, इसको क्या बोलते हैं, इक्का। इसके अलावा क्या होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पत्ते हो गए ये। इसके बाद क्या आएगा, जे, जे से जोकर मत बोलना, जैक, क्वीन और किंग। ये 13 पत्ते जो है ना सब में होते हैं। यही 13 पत्ते हर्ट के पास भी होंगे, यही 13 पत्ते डायमंड के पास भी होंगे, यही 13 पत्ते क्लब के पास होंगे, यही 13 पत्ते स्पेड के पास होंगे। यानी कि हर तरह का पत्ता 4-4 होता है। एस के 4 पत्ते, 2 के 4 पत्ते, किंग के 4 पत्ते, क्वीन के 4 पत्ते, जैक के 4 पत्ते। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ताश के पत्तों में, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। या पैसे दोस्तों कि इनके पास चेहरे होते हैं। जैक नो करो, समझ लो, उसके पास भी चेहरा है, क्वीन है उसका भी चेहरा है, किंग है उसके पास भी चेहरा है। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होंगे, तो क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, तो ये बनेंगे आपके 12। क्योंकि भाई ये 3 पत्ते जो हैं, यही 3 पत्ते हर्ट में भी होंगे, यही 3 पत्ते डायमंड में भी, यही 3 पत्ते क्लब में भी, यही 3 पत्ते स्पेड में भी। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होंगे हमारे पास 12, 3 चौक 12, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी कहानी तैयार होती है, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार होता है। और उम्मीद है आपको यहाँ तक का पूरा का टॉपिक जो है समझ में आ गया है। इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे कि वेन डायग्राम या फिर जो सेट्स है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आज हमें आगे चीज डिस्कस करनी है। और हाँ, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को वो परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके वो भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में डिस्कस करना है, एक तो इवेंट्स, सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। तो इवेंट्स के बारे में बात तो वैसे मैं कर चुका हूं पहले भी, कि जब भी हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डाई रोल किया, तो उस डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो हमने एक सेट बना लिया कि डाई पे जो है ना वो क्या आएंगे, 1 से लेके 6 तक नंबर आएंगे। 1 भी, 2 भी, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी और 6 भी। इन नंबरों में से कोई सा भी नंबर जो है वो डाई पे आ सकता है, ठीक है। तो इसी को मैं पे क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोल के चलते हैं। और जो अगर मैं बोलूँ कि डाई पे बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो 1 का आना है ना ये एक इवेंट है, 2 का आना ही इवेंट है, 3 का आना ही इवेंट है। मैं बोलूँ ओड नंबर का आना वो भी इवेंट है, इवन नंबर का आना वो भी इवेंट है। ये सारे इवेंट है जिनकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल के चलते हैं। वो सब फॉर्मूले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और मैंने इसके क्वेश्चंस भी काफी सारे करवाए थे जब मैंने पहले पढ़ाया था इस टॉपिक को। तो आज में मेन पढ़ रहे हैं कि सेट की थ्योरी क्या बोलती है और वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। पहले समझते हैं सेट की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं सेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि जिनको सेट का मतलब ही नहीं पता होगा वो कैसे काम चलाएंगे। वैसे आप लोगों ने ये वाला वर्ड जो है ना अपनी रियल लाइफ में काफी बार यूज किया हुआ है ना। जैसे ये मेरे कपड़ों का सेट है, ये मेरी 12th क्लास की बुक्स का सेट है, ठीक है, ये मेरे खिलौनों का सेट है। तो हम लोग जो है ना वो सेट वर्ड जो है हमारी लाइफ में काफी बार यूज हम करते हैं। तो सेट का सिंपल मतलब क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो अगर एक सिंबल अगर हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाए तो क्या हमें उस केस में सेट बनाने की जरूरत है? नहीं। हम सेट जनरली कब बनाते हैं, जब हमारे पास क्या हो बहुत सारी चीजें हो ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना। तो हम कपड़े अलमारी में रखते हैं, खाने पीने की चीजें रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, किचन का सामान किचन में होता है। तो ताकि अगर हमें किसी भी चीज को अगर जरूरत पड़े ढूंढने की तो हम इजीली ढूंढ पाएंगे। तो सेट की जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, वेल डिफाइंड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स,
कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो वेल डिफाइंड है, उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे मैं आपको अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँ तो ये दे सकता हूँ कि जैसे हमने एक डाई रोल किया, अगर हम नॉर्मल डाई की बात करते हैं तो उस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, है ना। अगर कोई बोले इसमें 7 आएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं आ सकता। 8 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। 10 नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो चीज़ होती है यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। जैसे मैथ्स में बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 और डॉट 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 चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। तो ये क्या बन गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या कोई पर्सन आएगा, कोई चेक कितनी बड़ा मैथमेटिशियन आ जाए, कोई बोलेगा इसमें 0 भी आना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोल सकता, या फिर नेगेटिव नंबर्स भी आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आ सकते। तो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनकी जो सबके लिए सेम है। कोई बेवकूफ़ ही होगा, कोई पागल ही होगा जो बोलेगा आपको इसमें ये भी इंक्लूड करना है, या फिर आप इसमें से ये आपको हटा देना चाहिए, ठीक है। जिनकी वो एक जनरल ट्रूथ बन चुका है, जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मैं कोई एक और एग्जांपल देता हूँ सेट का। जैसे कोई आपसे पूछे कि टॉप 10 बैट्समैन, क्या ये सेट बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें लोगों की राय जो है अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी को विराट कोहली पसंद हो सकता है किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद हो सकता है किसी को धोनी पसंद हो। तो सबकी राय अलग अलग होने की वजह से हम जो है इसे सेट यहाँ पे नहीं बोल सकते, है ना। ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको बोलूँ कि ऑल बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो वो सेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ही बैट्समैन आएंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए कि सेट का मतलब क्या होता है। तो सेट तो मैंने समझा दिया, अब वेन डायग्राम तो आगे पढ़ लेंगे। अभी हमें सेट के बहुत सारे ऑपरेशंस भी समझने का मौका मिलेगा, एक एक करके देखते हैं। पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। वैसे मैं एक काम करता हूँ, पहले आप लोगों को समझा ही लेता हूँ, पढ़ बाद में लेंगे थ्योरी, है ना। अब बात करते हैं सेट की। बात कर ली कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और जो मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है ये सेट ही है। जब हम कभी भी ऐसे करली ब्रैकेट्स में कुछ एलिमेंट को डालते हैं उसको सेट बोल के चलते हैं। सेट के अगर अंदर कभी भी अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं तो ध्यान रखना हम उसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और दिखाने के लिए हम उसे कैपिटल लेटर अल्फाबेट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोले कि सेट ऑफ इंग्लिश वोवेल्स, तो उसमें कौन कौन आएंगे, उसमें यही तो आएंगे। जैसे मानो मैंने कोई बी सेट बनाया, उसके अंदर यही आ सकते हैं, ए ई आई ओ और यू। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, वे भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको मैं सेट बोल सकते हैं। और देखो जब मैंने अल्फाबेट यूज किया तो मैंने स्मॉल लेटर में लिखे सारे के सारे अल्फाबेट्स, तो ये चीज़ होती है। तो ये तो गया सेट। अब समझते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पे वो आता है ऑपरेशंस ऑफ सेट का, ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो मतलब आप सेट में ऑपरेशन करना सिखाओगे, बिल्कुल। अब समझते हैं सेट्स के बीच में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो कर लेते हैं यूनियन की। किसकी बात कर लेते हैं, यूनियन। अगर हम बात करें यूनियन की, फॉर एग्जांपल आपने दो सेट लिए, एक सेट लिया ए, ठीक है, एक सेट लिया ए। ए सेट क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। आपने कोई ए सेट लिया, ठीक है। दूसरा आपने कोई बी सेट लिया, ठीक है, बी सेट लिया। बी सेट लिया मैंने यहाँ पे 3, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। चलो फिर और आगे देखते हैं। हाँ, तो भाई जो नॉइस है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। वो दादी कमरे का थोड़ा सा एक क्लॉक जो है ना वो ख़राब हो गया था, वो तोड़ना था, ठीक है। तो चलो टूट गया, वो तो टाइम हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4। एक बी सेट है, बी सेट हमारे पास जो है वो है 3 4 5 6 7 8, है ना। ये एक सेट है बी का, ठीक है। एक हम ना यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, क्यों मानना है बाद में बताऊंगा, ठीक है। जहाँ से दोनों सेट आए हुए हैं ए और बी। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपका होगा यूनिवर्सल सेट जहाँ से ये दोनों आए हुए हैं ए और बी। अब पहले हम बात करते हैं किसकी, यूनियन की, कि भाई हमें यूनियन निकालना आना चाहिए। यूनियन को दिखाते भी किससे, यू से ही दिखाते हैं, यू सिंबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ए और बी का यूनियन दिखाना है, तो आप लोगों ने यूनियन वर्ड तो सुना ही होगा ना। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक तरह से गैंग, है ना। जब लोग सम्मिलित होकर कोई काम करते हैं तो यूनियन बनाए यहाँ पे ए और बी के बीच में, तो ए यूनियन बी। ये कैसे बनेगा हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया हमारा ए यूनियन बी, हो गया काम खत्म। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, 1 से लेके कहाँ तक, 8 तक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ए यूनियन का सिंपल सा मतलब है कि ए और बी को मतलब एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट हो, और जो एलिमेंट रिपीटिशन में हो ना वो सिर्फ एक ही बार आने चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ से 3 और 4 यहाँ पे भी है, 3 और 4 यहाँ पे भी है, तो 3 और 4 को हमने सिर्फ कहाँ पे डाला है, एक ही बार डाला है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको निकालना है इंटरसेक्शन, यानी कि दूसरा ऑपरेशन, अब आपको करना है इंटरसेक्शन का, तो दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। तो अगर आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या पता है क्या होता है कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मैंने बचपन में सुना होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बारे में, यानी कि ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन के ऊपर अलाई करता है, ठीक है, फिर दोनों कर्व के ऊपर अलाई करता है। तो इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ऐसे नंबर्स जो दोनों पे होते हैं, ए पे भी है और बी पे भी है। तो देखो कौन सा है, 3 और 4 है, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 4 और सेट हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। ये हो गया इंटरसेक्शन। अब इसके अलावा एक चीज और होती है ऑपरेशंस में ही, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक तरह से सब्ट्रैक्शन कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो थर्ड ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा आपका या तो a माइनस बी, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन है उसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, या तो होगा a माइनस बी या होगा b माइनस ए, ठीक है। a माइनस बी का सिंपल सा मतलब क्या है कि a में से b को माइनस कर दो, यानी कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें a तो हो बट b ना हो। तो मैंने देखा a में से अगर b को माइनस करना है तो a में से वो एलिमेंट तो b के पास भी है, तो 3 और 4 ऐसे हैं मेंबर्स हमारे जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि भाई ये दोनों ग्रुप में काम कर रहे हैं, इनको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो 3 और 4 को हटाओ तो क्या बचेंगे 1 और 2। लेकिन जब हम b माइनस ए करेंगे ना तो हम देखेंगे कि b में से वो एलिमेंट आने तो a के पास भी है, तो b में तो ये 6 एलिमेंट है जिसमें से 3 और 4 इसमें भी है, तो बाकी क्या बचेगा 5 6 7 8। तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है और होता ही है, क्योंकि a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से वो एलिमेंट आओ जो b के पास है, और b माइनस ए का मतलब होता है कि b में से वो एलिमेंट आओ जो a के पास है। तो ये तो हो गया a माइनस बी और b माइनस ए, सब्ट्रैक्शन आ गया। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब क्या एक वर्ड आएगा कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं। तो ये भी एक तरह का ऑपरेशन होता है सेट के बीच में। तो कॉम्प्लीमेंट को अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, अच्छा एक सेट था ना हमारा 1 2 3 4 बी सेट ये रहा, और ये हमारा एक क्या है यूनिवर्सल सेट है। 1 मिनट वेट करना देखता हूँ, चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ तो कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा था मैं। तो कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल होता है ना, जैसे मान लो मुझे निकालना है यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल सा मतलब है मुझे निकालना है ये, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। या तो आप ए के ऊपर छोटा सा सी बना लो, मतलब ये दिखा लो कोमा, या फिर ये दिखा लो सी। तो मैं यहाँ पे ये लिखा रहा हूँ, जनरली सी से दिखाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब पता है क्या होता है कि यू में से इसको हटा दो, यानी कि जिसमें से सारे सेट आए हैं ना उसमें से ये हटा दो। इसलिए मैंने आपको यू समझाया था कि यू क्या होता है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसमें से बाकी दोनों सेट आए हुए हैं। तो अगर मुझे यू में से ए को हटाना है तो मैंने आपको मैंने सिखाई दिया है कि भाई यू में से ए को हटाना है, तो यू हमारे पास क्या है 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट, उसमें से ए को हटाना है। ए क्या है 1 से लेकर 4 तक, तो 1 से लेकर 4 तक हट के बाकी बच गया हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 8 9 10। अब अगर मान लो आपको ये समझ नहीं आया तो आप बी कॉम्प्लीमेंट समझ लो। अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो हो जाएगा यू में से बी को हटा दो। तो भाई जब मैं यू में से बी को हटाऊंगा तो बी के पास कितने एलिमेंट है, बी के पास 3 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट है, ठीक है। तो यू में से बी को हटा दिया तो 3 से लेके 8 तक सब हट जाएंगे, आगे से रहेगा 1 और 2, पीछे से क्या रहेगा 9 और 10, बस ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये था हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ये था हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, क्या अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर देते तो ए आता है हमेशा। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट को दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो भी बी आएगा, बाकी कैसे भी आ। अब आप इसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट करो तो अब की बार यू में से ये हटाओगे तो जब 5 यू ये पूरा है जिसमें 5 से लेकर 10 तक सब हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 किसके पास थे, ए के पास थे। तो इसलिए मैंने बोला ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो कॉम्प्लीमेंट सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, इंटरसेक्शन सिखा दिया, यूनियन सिखा दिया। मेनली ये 4 ही ऑपरेशंस हैं जो सेट में परफॉर्म करने के लिए जनरली आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एक सिंबल होता है फाई होता है एक सिंबल फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट को दिखाता है। क्या दिखाता है, नल सेट यानी कि नल बोल लो, वॉइड बोल लो, एम्प्टी बोल लो, इनको बोलते हैं, है ना। तो नल सेट यानी कि जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। तो या तो उसको फाई से दिखाओगे या दिखाओगे खाली ब्रैकेट से, खाली करली ब्रैकेट से कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये तरीका होता है नल सेट और वॉइड सेट को दिखाने का, या फिर एक ये बात हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा कुछ सेट और होते हैं, ऐसे मैंने एम्प्टी सेट का नाम दिया, इसको एम्प्टी बोल लेते हैं। फाइनाइट सेट होते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट जहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे सेट में, हाँ एक होते हैं सबसेट का एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। तो मैं पूछता हूँ इस सेट के लिए ए सबसेट है यूनियन का। सबसेट का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई एक सेट है जो पूरा बहुत बड़ा है, एक सेट जो छोटा सा है, और बड़े वाले ने छोटे वाले को अपने अंदर कंटेन कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो
आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपका जो कोर्स है वो पूरे कोर्स, आपका जो कोर्स के जो बच्चे हैं वो पूरी कॉलेज का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि पूरी कॉलेज में हर एक कोर्स के बच्चे आएंगे और आपके कॉलेज में सिर्फ आपके कोर्स के बच्चे आएंगे। अगर सपोज करो आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो तो क्लास 11th क्या है, पूरे स्कूल का सबसेट है, क्योंकि पूरे स्कूल में तो बहुत सारी क्लासेस हैं, क्लास 11 सिर्फ एक ही है, तो क्लास 11 क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी पूरे स्कूल का। ऐसे ही जो ये ए है सबसेट है यू का, ये बी है सबसेट है यू का, और हम यू को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सुपर सेट। अगर ये सबसेट है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सुपर सेट, क्योंकि इसने सारे एलिमेंट कंटेन कर रखे हैं, यानी कि ये सुपर है, सबसे ज्यादा एलिमेंट इसके पास है। तो ये चीज हो गई, तो ये मैंने करवा दिया ऑपरेशंस का मेन काम खत्म। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। अब थ्योरेटिकली है क्या वो देखते हैं। तो इवेंट्स, सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स, इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। लास्ट में प्रोबेबिलिटी को लेकर कुछ चीजें हैं, कुछ डाटा है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं डिफाइन कर दूंगा बिल्कुल आखिरी में, और फिर हमारा जो चैप्टर का खत्म हो जाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैं करवा चुका हूँ पहले से ही। अब यहाँ पे समझो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, बता चुका हूं। कॉम्प्लीमेंट किसी भी इवेंट ए का वो दिखाया जाता है ए कॉम्प्लीमेंट से। ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेड एज अ ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। से क्या होता है, सेट होता है हर एक आउटकम्स का इन द सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर, दैट आर नॉट कंटेन्ड इन सेट ए, यानी कि जो सेट ए के अंदर कंटेन्ड नहीं है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या है कि आप सारे आउटकम्स लोगे लेकिन उसको छोड़ के जो ए के पास है। मैंने बोला ना यहाँ पे, जो हमने ए यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा था, यू हमने 1 से लेकर 10 तक लिखा था, तो जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या बोलोगे कि इसके अंदर से हम सब लेंगे लेकिन वो छोड़ देंगे जो 1 के पास है। वही चीज यहाँ पे ये थ्योरी के फॉर्म में। अब सेकंड बात समझते हैं, यूनियन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, क्यों यूनियन, अगर हमें दो सर्टिफिकेट निकालना है ए और बी का तो हम ए यूनियन बी से निकालेंगे। ए यूनियन बी कैन ऑल्सो रीड एज ए और बी, इसको हम ए और बी बोल के पढ़ते हैं, और बोथ इवेंट्स। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स की बात करते हैं, द यूनियन ऑफ द टू इवेंट्स इंक्लूड्स आउटकम्स फॉर विच बोथ ए एंड बी अकर। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई दोनों इवेंट्स हो रहे हैं, ए भी परफॉर्म हो रहा है, बी भी परफॉर्म हो रहा है। इंक्लूड्स आउटकम्स फॉर विच बोथ ए एंड बी अकर एज वेल एज आउटकम्स फॉर विच एग्जैक्टली वन अकर्स। इट मीन्स ऑल आउटकम्स एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ क्या बात, देखिए, अगर कहीं पे भी लिखा है कि एटलीस्ट एक इवेंट होना चाहिए तो हम वहाँ पे इसे ए यूनियन बी की तरह ट्रीट करते हैं। समझाता हूँ आपको, वेन डायग्राम से समझ में आएगा। जब हम बात कर रहे हैं, सपोज करो ये वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट का मैंने वेन डायग्राम बना दिया रेक्टेंगल के फॉर्म में, ये ए सेट का और ये बी सेट का, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ए यूनियन बी, तो क्या बोलेंगे कि या तो ए हो जाए इवेंट में, ये तो होता है एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम एक इवेंट होना चाहिए। तो कम से कम एक इवेंट का मतलब है या तो ए इवेंट पूरा परफॉर्म हो जाए या बी इवेंट परफॉर्म हो जाए या दोनों ही परफॉर्म हो जाए। तो जब ये डायग्राम भर गया तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी तो भरेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ए यूनियन बी को हम एटलीस्ट की तरह भी समझ सकते हैं कि या तो एक इवेंट हो रहा है या बी इवेंट हो रहा है या दोनों ही हो रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए हम ये इनवर्स यू यूज करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज रीड एज ए एंड बी। इसको हम ए एंड बी भी पढ़ते हैं, यानी कि ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर हम और की बात करते हैं तो हम बोलते हैं यूनियन, जब हम एंड की बात करते हैं हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो intersection of two events A and B denoted by A intersection B is read as A and B. The intersection of two events indicates an event consisting of all outcomes, जिसमें सारे outcomes हैं that are in both A and B, जो दोनों A और B दोनों में है। अब फोर्थ में क्या आता है, a null event। अब एक null event है जिसको हम void भी बोलते हैं, कि जो empty set है। A null event is an event consisting of no outcomes, जिसके पास कोई outcomes नहीं है, but show ever and is denoted by phi। इसको phi से दिखाते हैं, phi पढ़ते हैं इसे। Suppose there are two events A and B and it is given that A intersection B phi है, कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये चीज ध्यान रखना, ये चीज मैंने आपको प्रोबेबिलिटी केस में समझाई थी कि अगर दो इवेंट ऐसे हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, फॉर एग्जांपल डाइस पे 1 का आना और डाइस पे 1 का ना आना, यानी कि बाकी किसी और नंबर का आना, तो एक में सिर्फ 1 आएगा, एक में 2 3 4 5 6 आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहेगा, 5, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है डिसजॉइंट इवेंट्स। अब ये नाम भी ध्यान रखना, इसको डिसजॉइंट इवेंट भी बोल के हम यहाँ पे चल सकते हैं। अब आता है आखिरी टॉपिक सेट का जो मैं पढ़ना है, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है वो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ यहाँ पे, कि अगर आप
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, और अगर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल अंदर आया तो अंदर आ सकता है, बस एक काम करना है, यूनियन को पलट के इंटरसेक्शन बनाना है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, एक ये भी होता है, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करना है तो जब कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, सिंबल इंटरसेक्शन से यूनियन में चेंज हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट ही होता है हमारे, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। उम्मीद है आपको डी मॉर्गन्स लॉ क्लियर हो गया है। तो complement of the union of events A and B is equal to the intersection of the complement of A and B complement, अच्छा सॉरी, intersection of the complement of A and complement of B। तो A union B का complement बराबर होगा A complement intersection B complement, यानी कि complement आप यूँ समझ सकते हो ब्रैकेट के अंदर चला गया और union जो है ना वो intersection में चेंज हो गया, नीचे इसका उल्टा हो जाएगा, complement of intersection of the event of A and B, A and B का complement जो है वो बराबर होगा जब अंदर आएगा सिंबल तो एक complement यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारे यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, और अगर आपका मन है, अगर आपकी इच्छा हो रही है उल्टा पढ़ने की तो आप इसे ए और बी के अकॉर्डिंग वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या करके दिखाऊं, क्या करके दिखाऊं? तो चलो कर लेते हैं ना, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ए एंड बी हमने निकाल रखा है 1 से लेके 8 तक, ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो यू में से इसको हटाया 1 2 3 4 5 7 8 को, तो यहाँ बचेगा 9 10। तो यहाँ से आंसर क्या आया, यहाँ से आंसर आया, वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ से आंसर आया 9 10, यहाँ से आंसर आया 9 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे था, ए कॉम्प्लीमेंट कहीं तो निकालना होगा, ये रहा कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन चेक करें, दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 9 और 10 कॉमन है, देखो ये रे, तो आया ना बराबर, ये देखो ये रहा 9 कॉमन 10। अब एक बार करते हैं ए इंटरसेक्शन बी है कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कहाँ गया, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा 3 और 4, इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इनकी यू में से इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा जब सिर्फ 3 और 4 को हटाना है तो बाकी सारे नंबर आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 उठ गया, 5 6 7 8 9 और 10। अब करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पर देखो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं रहा, दोनों का यूनियन करना है हमें, तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 और 9 10 सारे आएंगे। तो देखो ये रहा, दोनों सेम बने गया, बिल्कुल सेम बने हैं ना, तो यहाँ पे हमारा 3 4 है ना यहाँ पे 3 4 है, देखो हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ इसी को बोलते हैं, वेरीफाई भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। पहले यहाँ तक जिसको जो उतार ले मेट्रो बोर्ड के सामने से, देन डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलो फिर आगे समझते हैं एक छोटा सा टॉपिक वेन डायग्राम का। मैं आपको कुछ वेन डायग्राम समझाता हूँ, वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है, फटाफट देखते हैं। जैसे मान लो ये मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इसमें सेट कौन सा है, यूनिवर्सल का, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल का, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक ए और एक बी, अब ये ए और बी बन गया। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि आप लोगों को बनाना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बनाना है तो कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है, मतलब ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, ठीक है, और ये भी आ जाएगा। तो ए एंड बी का मतलब ही क्या होता है कि आप ए और बी को मर्ज कर दो, ठीक है, और जो कॉमन एलिमेंट है उसमें एक ही बार लिखेंगे, और इसीलिए जो ए यूनियन बी है ना उसका फॉर्मूला भी ये बनता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला बहुत सिंपल बनता है, ठीक है। जैसे मान चलो ये एन है, एन ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, इसका फॉर्मूला बनता है एन ए, यानी कि ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और एन ए इंटरसेक्शन बी। और ये इसलिए आया है, फिर बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये जो आया हुआ है ना, ये इसका मतलब ये है कि देखो ए यूनियन बी का मतलब तो ये होना चाहिए कि भैया ए भी मिला दिया बी भी मिला दिया, पर जो कॉमन पार्ट है वो ए की वजह से भी आएगा और बी की वजह से भी आएगा, तो इसलिए से एक बार माइनस करना होगा, इसलिए मैंने ए इंटरसेक्शन बी बार माइनस कर दिया, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि भाई आप ये वाला बना दो, सिर्फ कौन सा, ए और बी, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है कि ए इंटरसेक्शन बी का बना दो आप यहाँ पे, तो ये यू, ये ए और बी, तो कॉमन पार्ट सिर्फ ये वाला है, तो ये बन गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। और हाँ, यहाँ से आपको अगर ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बनाना है तो ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा हमारा एन ए प्लस में एन बी और माइनस में एन ए यूनियन बी, ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझते हैं एक और फॉर्म, एक और यहाँ पे, तो मान लो आपको ये बनाना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी बनाना है आपको, तो ए माइनस बी बहुत सिंपल है, तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, ये रहा, ये बन गया हमारा ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि ए में से बी को माइनस कर दो, यानी कि ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी के पास भी है,
लेकिन यहीं पर अगर आपको ये बोलता b माइनस ए बना दो तो आप ऐसे बनाते b माइनस ए, ये आपका a, ये आपका b, a b, आपको बनाना है कौन सा b माइनस है, तो ये बनेगा b माइनस ए, ये बन गया हमारा b माइनस ए, तो ये a माइनस बी बन गया। अच्छा इसको बाहर दिखाता हूँ, ये बन गया a माइनस बी, ये बन गया हमारा b माइनस ए, यानी कि b में से वो एलिमेंट माइनस कर दो a के पास भी है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं a माइनस में a इंटरसेक्शन b, और यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे इसे b माइनस में a इंटरसेक्शन b, ठीक है ऐसे लिखोगे, कैसे भी लिख लो बात एक ही है, ठीक है। अब एक और चीज़ समझते हैं, यहाँ पे ये चीज़ समझ रही, a का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाओगे, जैसे सपोज करो अभी ये वेन डायग्राम है हमारे पास, ये a है, आपको बनाना है a का कॉम्प्लीमेंट, तो ये a है पूरा का पूरा, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि u में a नहीं होना चाहिए, मान लो ये u है तो ये हो गया हमारा a कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा हमारा a कॉम्प्लीमेंट है पूरा, कि u में a नहीं होना चाहिए, ये आप शेड कर लोगे, ठीक है। अब थोड़ा c की बात भी कर लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, आपको a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको बनाना है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो ये बनेगा कॉमन रीजन जो तीनों में है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। लेकिन अगर आपको मान लो ये बनाना है a b c में, ठीक है, a b और c, आपको बनाना है a यूनियन b यूनियन c, तो a यूनियन b यूनियन c, तो ये ऐसे बना लोगे आप लोग, तीनों ही आ जाएंगे a यूनियन b यूनियन c में, तो ये हो गया। यहीं से आपको इसका फॉर्मूला भी समझा देता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है na यूनियन b यूनियन c का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, na प्लस में nb प्लस में nc माइनस में na इंटरसेक्शन b माइनस में एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमारा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही बहुत है आज की वीडियो में, ऐसा सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने यहाँ पे। तो ये हमारा बन गए, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए यहाँ पे, तो ये वेन डायग्राम भी क्लियर हो गया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। जिसको जो उतार सकता है, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना उतार लें। ये भी टॉपिक जो है ना कंप्लीटली होने वाला है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। वैसे तो बाकी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टार्टिंग में ही, कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे फॉर्मूले होते हैं, जो भी बेसिक चीज़ें थी ना प्रोबेबिलिटी के बारे में वो मैं समझा चुका हूँ। उसको थोड़ा सा ना प्रॉपर्टीज की फॉर्म में भी हम आज की वीडियो में यहाँ पे देख लेंगे। तो चलो देखते हैं, हाँ कुछ कुछ आपको नहीं सीखने को मिलेंगी, और कुछ कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को नीड हुआ ऐसी वीडियोस की या फिर इस सीरीज की, ठीक है, उनको शेयर भी कर देना। और नोट्स के लिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, यानी कि 9667836336 नंबर व्हाट्सएप करके ले ही सकते हैं। अब देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का पहले एक सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, श्योर इवेंट है, 100% श्योर है हम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 100% यानी कि 1 हो जाएगी, ये हमारा श्योर इवेंट है। अब मैं बोलूँ कि मंडे के बाद संडे आएगा, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद संडे नहीं आता, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जो इवेंट्स है ना उसी के होने के चांसेस क्या होते हैं, जैसे मान चलो कि हम बोलते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सबको पता है कि भाई साल में जो है वो 52 हफ्ते होते हैं, है ना, और एक दिन बच जाता है, यानी कि 52 हफ्ते यानी कि हर एक दिन 7 बार तो आएगा, एक दिन बच जाता है। अब वो एक दिन कुछ भी हो सकता है ना, संडे भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी, तो किसी भी दिन, मतलब मैं उस दिन बोलूँ कि जो 53वां है, मतलब 53 मंडे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/7, क्योंकि वो जो लास्ट वाला दिन बचा है एक एक्स्ट्रा, उसमें प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी इवेंट के होने के चांसेस या फिर अकरेंस होने के चांसेस, उसी को हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोल के चलते हैं। अब आगे समझते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो इट इज कॉल्ड अ प्रायरी और मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसको हम प्रायरी और मैथमेटिकल डेफिनेशन दोनों बोलते हैं ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्योरली डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, हम यहाँ पे एक तरह से ऐसे कंप्यूट करते हैं कि चीज़ों को कैसे स्मॉल से स्मॉल कर लिया जाए, ताकि हम वहाँ से जो मेन कंक्लूजन है वो निकाल पाएं। तो दिस इंप्लाइज दैट
that one does not throw a coin to state that the probability of obtaining a head or tail is 1/2। तो कोई भी जो है ना, कोई भी जो पर्सन है जिसने ट्रायल्स किए थे, उसने कभी भी सिक्का सिर्फ इस पर्पज से नहीं उछाला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, टेल आने की भी 1/2 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोलता हूँ कि हम ट्रायल्स की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, क्योंकि उस आप सिक्का 4 बार उछालो तो हो सकता है उस 4 के 4 बार हेड भी आ जाए, उस 4 की 4 बार टेल भी आ जाए, 3 बार हेड भी आ जाए, ठीक है। और हो ये भी सकता है कि 2 बार हेड आए 2 बार टेल आए, यानी कि इक्वल लाइकली हो। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि आपने 4 बार सिक्का उछाला, 4 बार आपका पक्का वही पक्का 2 बार हेड आएगा और 2 बार टेल आएगा, है ना। हो सकता है 3 बार हेड आए 1 बार टेल आ जाए। तो ऐसे केस में ना हम क्या सोचते हैं कि यार ये कैसी बात हो गई कि हम बोलते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, लेकिन यहाँ तो भैया आप डेफिनेशन ही फेल कर रही हो अपनी खुद की, ठीक है। तो भाई ये सब चीजें ट्रायल है ना लॉन्ग टर्म के लिए की गई थी। मतलब मान लो 1000 बार एक सिक्का उछाल दिया, अब 1000 में से 1000 में क्या हुआ कि हो सकता है कि 500 के आसपास यानी कि 55%, 52%, 53% टाइम्स जो है वो हेड आ गया, और जो बाकी परसेंटेज बचे उसमें टेल आ गया। यानी हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो है ना हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। वो यहाँ से हमने बात सोल्व करी। तो इफ एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अगर मान लो किसी भी एक्सपेरिमेंट में या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ रहे हैं, यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डाई रोल किया, एग्जांपल ले लेते हैं, तो डाई रोल किया तो डाई पे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अगर मैं बोलूँ डाई पे इवन नंबर आया तो इवन नंबर यानी कि 2 4 6, डाई पे ऑड नंबर आया यानी कि 1 3 5, क्या कुछ कॉमन है क्या इनमें? कुछ भी कॉमन नहीं है। इन्हीं को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर आप इन्हें कह सकते हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों कंबाइन करता हूँ, इन दोनों का यूनियन निकालता हूँ, जो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ, तो एक कंप्लीट सेट बन जाएगा जो बनेगा ये वाला सैंपल स्पेस का। तो ये चीज है। अगर बात करूं पी ए यानी कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? m/n, है ना, m/n, जहां पे ये क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, ऐसे आउटकम्स जो ए इवेंट के फेवर में है। जैसे कि जब मैंने इवन नंबर की बात करी तो भाई सैंपल से सिर्फ इवन नंबर ही उठा के रखूंगा यहाँ पे। जब मैं ओड नंबर्स की बात करूंगा तो सिर्फ ओड नंबर उठा के रखूंगा। अगर इवन नंबर की कोई आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे तो 3/6 जो कितना हुआ कट के 1/2। आपसे कोई ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आप भी उसमें भी क्या बोलोगे 3/6 और 1/2। बताओ क्या दिक्कत है? कोई डाउट नहीं है ना। तो ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो इफ इन अ सिंगल थ्रो, जब हम बात करते हैं सिंगल थ्रो ऑफ डाई, कि डाई को हमने सिर्फ एक बार उछाला है, द टोटल अकरेंसेस और सैंपल स्पेस इज n = 6, ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। तो डाइस पे हर एक नंबर जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे 1 एक हो गया, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का, 6 का, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। दूसरी बात, ये हमारे इक्वली लाइकली क्यों है? क्योंकि 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की भी 1/6, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सेम ही होती है, इसलिए हम इसे भी इक्वली लाइकली कह सकते हैं। अब समझते हैं अगला पॉइंट, रिलेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय वॉन माइसेस। अब इन्होंने देखो वही डेफिनेशन दी जिसकी मैं बात कर रहा था। इफ अ ट्रायल इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हम एक ट्रायल को बार बार करते चले जाते हैं अंडर एसेंशियली होमोजेनियस यानी कि आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर, जैसे हम एक सिक्के को बार बार उछालते हैं, हमने 1000 बार उछाल दिया, तो इस बात के पक्का चांसेस है कि 550 के आसपास जो है ना हो सकता है वो हेड आए, 450 बार क्या आए, टेल आए। इसका उल्टा भी सकता है, हो सकता है कि 550 बार नहीं आया, 525 बार हेड आ गया और 475 बार टेल आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट 50-50 जा सका। मैं ये बिल्कुल नहीं सकता कि हमने 1000 बार सिक्का उछाला और 900 बार जो है वो हेड आ गया। इसका मतलब वो सिक्का जो है ना वो बाइस्ड है, 900 बार हेड आ गया तो और 100 बार सिर्फ टेल आ रहा है। वो सिक्का क्या है? खोटा सिक्का, इसको हम बोलते हैं बाइस्ड कॉइन है। अनबाइस्ड कॉइन वो नहीं बोल सकता मैं उसे, ठीक है। तो रिलेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसे आई है कि इफ अ ट्रायल इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एसेंशियली होमोजेनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशंस, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हिच इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी टू टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस। जो ये बना हमारा फॉर्मूला PA = जो n है, यानी कि हमने जो इवेंट्स किए, टोटल इवेंट्स वो हमने किए इन्फिनिटी तक, यानी कि बहुत बार किए, और m उसमें से हमारे फेवर में आया है। तो ये बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिलेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो ये तो थी प्रोबेबिलिटी की कुछ तुच्छ बातें हैं जो हमने यहाँ पे कर ली, बाकी तो मेरी बात मैं पहले ही समझा चुका था। तो ये तो हमने सिंपल कुछ डेफिनेशंस देख ली जो और लोगों ने अपने हिसाब से दी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी की, उसके बाद
चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे बिल्कुल भी स्किप कर सकता था बट करना नहीं चाहता था कि भाई क्या पता कौन सी प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो हमें कर लेनी चाहिए सारी चीजें, है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी इवेंट ए, अगर हम किसी भी इवेंट ए की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन बाय पी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो किसी भी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। अब 0 के बराबर कब होगी, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि संडे के बाद मंडे के बाद संडे का आना इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी किसमें 0 से बड़ी होगी और 1 के इक्वल कब होगी, जब बिल्कुल श्योर इवेंट होगा कि 100% वो इवेंट होके ही रहेगा। देखो दूसरा केस क्या आया, प्रोबेबिलिटी दैट एंटायर सैंपल स्पेस विल अकर इज 100%। अगर मान लो किसी एंटायर सैंपल स्पेस में किसी इवेंट के होने के चांसेस 100% है, विच मीन्स इट विल श्योरली, अगर इसका मतलब उसका निश्चित है होना, वो हो के रहेगा, उसे कोई भी आंधी आए तूफान आए रोक नहीं सकता, उसका होना तय है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोल के चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, इफ A1 A2 A3 आर इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट। अगर A1 A2 A3 वो जो है वो इनफाइनाइट कलेक्शन है किसका, डिसजॉइंट इवेंट का, यानी कि ऐसे इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर हम उन सबका यूनियन करते हैं तो 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब वही था, जैसे मान चलो डाइस पे 1 आया, तो डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। कब से 2 आने की पूछे तो 2 भी तो एक ही नंबर है डाइस पे, 1/6। 3 आने की पूछे तो वो भी कितना है, 1/6। 4 आने की पूछे तो वो भी 1/6। 5 आने की वो भी 1/6 और 6 आने की वो भी 1/6, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। सबका सम कर लो, आइडेंटिकल नंबर से सबका सम कर लो तो क्या होगा, 6/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फोर्थ क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 से 1। जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। जैसे आप सभी देख लो, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ना ही 1 से बड़ी होगी ना ही नेगेटिव होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल इवेंट की बात करें तो वो 0 होता है, यानी कोई भी इवेंट जिसका होना फिक्स है कि वो नहीं होगा, नल इवेंट है, वो हो ही नहीं सकता। जैसे डाइस पे 0 आने की प्रोबेबिलिटी, वो नल इवेंट है तो 0 हो जाएगा। 6 क्या इम्पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मल डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं। हाँ वो अलग बात है आपके पास कोई यूनिक डाइस हो जिस पर 0 भी हो या फिर अल्फाबेट्स हो कुछ, तो अलग बात बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल डाई की बात करें तो उस पर 1 से लेकर 6 तक ही नंबर आते हैं, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी अपने पे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम बात करें 6th क्वेश्चन की, तो इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अगर ए बी सी, ठीक है, हाँ ठीक है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ए बी सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल अकर, अगर इनमें से कोई भी एक होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर इंडिविजुअल अकरेंस। जो मैंने दिखाया ना ये भी कि ये सब क्या थे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे, यानी कि 1 का 2 से कोई रिलेशन नहीं है, 2 का 3 के साथ नहीं है, 3 का 4 के साथ नहीं है, 4 का 5 के साथ नहीं है, 5 का 6 के साथ नहीं है। ये सब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, पर इन सब का सम करें तो वो बिल्कुल आइडेंटिटी 1 के बराबर आ जाएगा। तो वो चीज़ है, मतलब एक तरह से ये भी है कि मैं ए सबका सम करूं या फिर सबकी प्रोबेबिलिटी का इंडिविजुअली सम कर लूं, अगर सम कर लूं तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 7th क्या है, पी ए प्लस बी, ठीक है, और पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं, जैसे मान लो ये हमारा वेन डायग्राम है, ये ए ये बी, ये यूनियन, इसको ए बोल लेते हैं, इसको बी बोल लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि पी ए यूनियन बी जो है वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी बनेगा, तो पी ए प्लस में पी बी, तो बात भी हमने ए और बी को जोड़ लिया तो काम बन जाना चाहिए था। अगर हमें ए यूनियन बी का ही निकालना तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ए भी आ गया बी भी आ गया, पर आप ये ए इंटरसेक्शन भी माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट जो ए में भी है और बी में भी है, तो वो वाला जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए की वजह से भी आ जाएंगे और वही एलिमेंट बी भी ले आएगा। तो एक बार तो फर्ज बनता है ना माइनस करना, है ना। सपोज करो इसी के पास 2 ही नंबर है, वो 2 नंबर ए की वजह से भी आएंगे, वो 2 नंबर बी की वजह से भी आएंगे, तो उन 2 नंबरों की डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए हम इस फॉर्मूले के अंदर ए इंटरसेक्शन भी माइनस करके चलते हैं। और ये फॉर्मूला सिर्फ इसका नहीं है, ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको मान लो बाई चांस कभी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ गया तो ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, ये वहाँ से माइनस का हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले से आपको कोई भी वो 3 चीज दे सकता है और चौथी चीज पूछ सकता है, वो आपको निकालना आना चाहिए। वो तो मैथमेटिकल टर्म आप निकाल लोगे, मुझे पक्का पता है हो जाएगा आप लोगों से। अब यहाँ देखते हैं, तो पी ए प्लस में ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए प्लस में ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए प्लस में ए का ना होना। याद है आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि किसी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना दोनों का संबंध होता है।
होता है नहीं होता? तो वही बात है, किसी इवेंट का होना उसी इवेंट का ना होना, उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा। तो ये देखो 1 के बराबर है। और किसी इवेंट का होना उसी इवेंट का ना होना, दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी? यानी कि दोनों में कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं, तो 5 0 आ गया। तो ये किसी इवेंट का होना और मैं बोल रहा हूँ उसी का कॉम्प्लीमेंट, अब उसे कॉम्प्लीमेंट और उसमें तो उसको कॉमन होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि मान लो कोई यू सेट है, कहाँ पे लिखूँ? हाँ, मान लो यू है एक छोटा सा सेट, 1 2 3 4 और एक ए है, ए में है सिर्फ आपका 1 2, ठीक है। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा? 1 2 छोड़ दो, 3 और 4। अगर मैं इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी का। तो ये था हमारा केस। तो ये मैंने आपको सारे के सारे फंडामेंटल्स जो है प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर्टीज डिफाइन भी कर दी हैं, जो हम पहले देख भी चुके थे बहुत सी चीजें, ठीक है। और कुछ नए डेफिनेशंस भी आप लोगों को यहाँ पे समझा दी। तो प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल कंसेप्ट विद प्रॉपर्टीज में इस वीडियो में खत्म कर चुका हूँ। चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है। बहुत ही मेहनत लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और किसी भी तरह का सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाकर नोट्स ले सकते हैं, आप जिसको जो उतारना उतार सकते हैं।